शेयर कर दिया लोगों को। और वो सर का वीडियो मैं आ रहा है, आकाश ठक्कर जी आप कहाँ हैं? आकाश जी, हाँ आ गए सर, आ गए सर। आपका तो माइक, हाँ आ गए सर, आप बोलिए अभी सर। हो गया सर, आ गए, स्टार्ट हो गया सर। वेलकम सर, हो गया सर, वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। हाँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ 100 लोग से ऊपर जुड़ गए सर। आप सर बस स्थान ग्रहण कर लीजिए। हाँ ये हो गया सर। अब तो मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब में से कुछ लोग फेसबुक पे चले जाइए और फेसबुक पे इस सेशन को आप वहां पे भी देखिए, लाइव जा रहा है। और 100 लोग यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि जूम की कैपेसिटी ही 100 की है, तो ये पूरा हाउसफुल हो गया है। और 2 लोग और इसमें जुड़ सकते हैं। आप लोग 2 लोग जुड़ना चाहें तो आप जरूर जुड़ जाइए। सर का क्योंकि मैंने इसलिए प्लान किया था, क्योंकि सर का पंचकर्म का 1 महीने तक मैं आप सभी अपने अपने माइक को प्लीज म्यूट रखिएगा और आपके आसपास आवाज ना आए। चूंकि पंचकर्म का बहुत बढ़िया सेशन रहा था, हमने इस सेशन को प्लान किया कि हमने इसी में पंचकर्मा की सीरीज भी स्टार्ट करी। और निगम सर का एक बहुत बड़ा रोल है पंचकर्म के, वो पुरोधा हैं हमारे, वो गुरु भी रहे। मैं आप सभी के माइक एक बार म्यूट कर देता हूं और सर के माइक को मैं अनम्यूट करूंगा, लेकिन वो फिर सर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एनीवे मैं ट्राई करता हूं। मैं सभी के माइक को म्यूट कर देता हूं। यस, और मैं सर के माइक को अनम्यूट कर देता हूं। 1 मिनट। मैनेज पार्टिसिपेंट्स, आकाश जी अनम्यूट जी। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो हम इस प्रकार से ये क्लिनिकल पंचकर्म के सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी 100 सर, हमारे इस पूरे जूम के सेशन में 100 लोग जुड़े हुए हैं इस समय में जूम में, और फेसबुक में पता नहीं कितने लोग जुड़े होंगे, तो 150-200 लोग हैं। तो सर ने पंचकर्म के बारे में स्टार्ट में पंचकर्म के बारे में बताया था। तो हमारा जो पूरा सेशन है ये वेबिनार का, ये पंचकर्म पे ही फोकस रहेगा। और आपके कुछ अगर पंचकर्म से संबंधित क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डालें। मैं वो आपके नाम के साथ वो प्रश्न सर के पास रखूंगा और उसका उत्तर सर देंगे। तो आप अपने चैट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपका माइक म्यूट कर रखा है, नवीन उपाध्याय जी सादर प्रणाम करें। मैं क्वेश्चंस चाहूंगा, मैं आपके क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चंस करें इसमें, और वो पंचकर्म से संबंधित हो। और जो अच्छे प्रश्न होंगे मैं आपके माइक को अनम्यूट कर दूंगा और जो है वो आप उसको आप रख सकते हैं यहाँ पे। सर आप थोड़ा सा कुछ अपना लेक्चर से शुरुआत कर दीजिए सर, तो अच्छा रहेगा। चलिए, आप सबको नमस्कार। जैसा कि ये सीरीज चल रही थी लेक्चर की, हर रोग में मैंने ये बताया कि पहले पंचकर्म कराना चाहिए, उसके पश्चात फिर चिकित्सा संबंध चिकित्सा करानी चाहिए। ये प्रत्येक शास्त्रों ने निर्देशित किया है। तो कई बार मुझे लगता है कि जो मैं विधियां बता रहा हूँ वो सबको ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है, कोई क्वेश्चन इसमें होंगे उनके। तो मेरा ये विचार था, नवीन जी से मैंने कहा कि भाई पंचकर्म से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन हो तो उस पर एक आप वेबिनार रखिए, और उन्होंने रखा, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आइए पहले पंचकर्म जाने, कौन से पंचकर्म है। कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि पंचकर्म 5 प्रकार के हैं, यह तो नाम से स्पष्ट है। प्रथमम वमनम पश्चात विरेकस्य अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरूहो नामनम तथा। वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन और नस्य, ये 5 कर्म है। कई बार पूछा जाता है कि भाई सुश्रुत के अनुसार से पंचकर्म कौन से हैं, तो लोग जो है तुरंत रक्त मोक्षण का समाहन कर देते हैं और वस्ती को एक मान देते हैं, जबकि सुश्रुत ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। सुश्रुत के अनुसार से पंचकर्म यही है जो मैं बता रहा हूँ। प्रथमम वमनम पश्चात विरेकस्य अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरूहो नामनम तथा। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मेरा यहाँ बताना आवश्यक है। अब आइए थोड़ा पंचकर्म के मूल कहाँ से कौन से चिकित्सा क्रम से इसकी उत्पत्ति हुई है। सामान्यतः हम वाग्भट्ट का द्विविधोपक्रम याद रखते हैं। द्विविधोपक्रम, अपतर्पण और संतर्पण। अपतर्पण को लंघन कहते हैं, संतर्पण को ब्रह्मण कहते हैं। फिर लंघन के 2 भेद कर दिए गए, शोधन और शमन। शोधन के अंतर्गत 5 भेद है। उन 5 भेदों में वमन, विरेचन, वस्ति, रक्त मोक्षण और सरोविरेचन, ये शोधन के 5 भेद यहाँ किए गए हैं। इसी से कई बार हम लोग पंचकर्म का मान लेते हैं कि यही पंचकर्म है, जबकि ये पंचकर्म नहीं है, यह शोधन है। पंचकर्म अलग है, जिसमें कर्म शब्द लगा है, यानी संपूर्ण चिकित्सा जिस विधा में होती है उसको पंचकर्म कहते हैं। और शोधन में फिर सिर्फ शोधन होता है,
तो पंचकर्म जो है शोधन प्रायशः है, लेकिन उसमें संसमन, शोधन, लेखन, ब्रह्मण, ये सारी प्रक्रियाएं पंचकर्म के अंतर्गत होती हैं, जबकि संशोधन के अंतर्गत नहीं होती है। तो इसलिए ये बात आप याद रखें कि इसकी मूलोत्पत्ति षड्विधोपक्रम से है, ना कि दुविधोपक्रम से। अब आइए देखिए पंचकर्म क्यों इतना इंपॉर्टेंस है आजकल। वो इसलिए कि जैसे एक सामान्य उदाहरण हम लोग देते हैं कि अगर कपड़े में रंग चढ़ाना है तो पहले कपड़े को धोना पड़ेगा तो ही रंग चढ़ेगा। रसायन बाजीकरण का प्रभाव करना है तो पहले शोधन करना पड़ेगा तो ही रसायन बाजीकरण का फायदा होगा। वैसा ही पंचकर्म है। अगर सबसे पहले आप शोधन कर दें तो शोधन के बाद संशमन करेंगे तो चिकित्सा आपकी सफल होगी। और कहा भी गया है दोषाणाम च द्रुमाणाम च मूले अनुपते सति रोगाणाम प्रसवानाम च गतानाम आगतर्ध्वा। पंचकर्म से जड़ के जो दोष के कारण रोग होता है उस दोष को ही बाहर निकाल लिया जाता है, तो रोग की पुनः उत्पत्ति इसमें नहीं होती। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने जिता संशोधन येषु नतेषां पुनरुद्भवाः। तो ये इसकी महत्ता है। इसके अलावा आप देखेंगे एवं विशुद्ध कोष्ठस्व कायाग्नि अभिवर्ते व्याधिश्चोपशामन्ति प्रकृतिश्चानुवर्ते इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णस्यास प्रसीदति। ऐसे कई आपको प्रशस्ति मिलेंगी कि पंचकर्म पहले कराना ही चाहिए। अब आइए पंचकर्म कौन कौन से आपको समझ में आ गया। शोधन और पंचकर्म में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बताया। अब आइए पूर्व कर्म। पूर्व कर्म के बारे में सब जानते हैं कि स्नेहन स्वेदन का अंतर्भाव होता है, लेकिन आचार्य ढर्णन ने एक पाचन का भी उसमें अंतर्भाव किया। पहले पाचन कराना चाहिए, उसके बाद स्नेहन कराना चाहिए। केवलम निरुपस्थम मम माधु स्नेह ही हो पाचन। पहले पाचन दीपन करिए, फिर आभ्यंतर स्नेहपान करिए, फिर स्वेदन करिए, इसके बाद पंचकर्म करिए। जैसा आप जानते हैं ये स्नेहन क्यों करते हैं। स्नेहम स्नेहा विसंद मार्दव क्लियत कार्यक्रम, दोषों को क्लीनता करने के लिए, दोषों को पिघलाने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। स्वेदन जब हम करते हैं तो ये दोष पिघल करके कोष्ठ में आ जाते हैं, बाद में हम वमन विरेचन से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए स्नेहन स्वेदन का भी उतना ही महत्व है जितना पंचकर्म का। बिना पूर्व कर्म के पंचकर्म नहीं कराते हैं। अब आइए थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे, कोई पंचकर्म तो बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, आप प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर दूंगा तो अच्छा रहेगा। जो हम कुछ गलतियां करते हैं उसके बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आभ्यंतर स्नेहपान आप करते हो तो सामान्यतः मैंने ये देखा है, हर जगह में जाता हूँ तो हर कोई 25 या 30 ml से स्टार्ट करता है और फिर वो एक लिमिट 5 दिन तक देता है, उसके बाद बंद कर देता है। सम्यक स्नेह लक्षण मिले कि नहीं मिले ये ज्यादा ध्यान आजकल दिया नहीं जाता है। जबकि आप ये समझें कि पहले हमें कोष्ठ का परीक्षण करना है। यदि कोष्ठ मृदु कोष्ठी है तो 30 ml से आभ्यंतर स्नेहपान चालू करिए, और यदि मध्य कोष्ठी है तो 60 ml से आभ्यंतर स्नेहपान चालू करिए। यदि क्रूर कोष्ठी है तो 80-90 ml से आप आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करेंगे तो 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाएंगे। और अनपान का विशेष ध्यान रखें। जलम उष्णम घृतम देयम यूसस तैलम मनुष्यते, गर्म पानी से आप अनपान दें, नहीं तो अगर आप तैल पिला रहे हैं तो यूज से अनपान दें, इसका ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक और मैंने देखा है कि भोजन व्यवस्था पर हम ध्यान नहीं देते। आभ्यंतर स्नेहपान बड़े ढंग से कर रहे हैं लेकिन भोजन के बारे में नहीं बताते। शास्त्र कहता है द्रवोषणम अनभिसंधि भोजम अन्नम प्रमाणता नाति स्निग्ध संकीर्ण सा स्नेह पातो मिच्छता। ऐसा भोजन हो जो विषंधकारी न हो, ज्यादा स्नेह उसमें न पड़ा हो, कई चीजें मिली हुई न हो, ऐसा आहार अगर देंगे तो इसके लिए खिचड़ी है, दलिया है, ऐसा या 2 रोटी मूंग की दाल, ये खाने के लिए रोगी को बोले। इसके बाद जो वर्ज्य विषय है अष्टमहादोष कर्मा, उनका भी निश्चित दाब कराएं। उष्णोदकोपचारी साध ब्रह्मचारी छपास्या, ये जो 8 प्रकार के वर्ज्य विषय है उनको समझाएं, तब आपको अच्छा स्वेदन होगा। दूसरा स्वेदन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अगर वमन कराते हैं तो सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के बाद 1 दिन ही स्वेदन कराया जाता है। 1 दिन का मतलब होता है प्रातः, सायं और दूसरे दिन प्रातः, माने 3 अन्न काल तक स्वेदन कराना चाहिए। जबकि वमन जब विरेचन हम कराते हैं तो विरेचन में हमको 3 दिन स्वेदन कराना पड़ता है, वाय अभ्यंग और वाय स्वेदन। और ऐसा आहार विहार इन 3 दिन दिया जाता है कि न तो कफ बढ़ाए न पित्त बढ़ाए। तो ये भी हमें जब आप स्वेदन करते हैं तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। जब हम वमन कराते हैं, वमन के बारे में मैं हर जगह जाता हूँ, डॉक्टर जोशी जानते हैं कि हर जगह क्या होता है, 1 भाग सेंधो, 2 भाग मदन वचा और 4 भाग मदन फल पिपली, ऐसा योग बनाते हैं। जबकि ये अशास्त्रीय है, कहीं ये लिखा नहीं है, सिर्फ मात्र कस्तूरी जी ने लिखा है, वो किसी के रेफरेंस उन्होंने लिखा है।
जबकि शास्त्र में आप चाहे बृहत्तरी निकाल के देख लीजिए, चरक ने तो स्पष्ट कहा है कि अंतर नख मुष्टि प्रमाण का मदन फल पिपली लीजिए, यानी उसके बीजा लीजिए, और ये लगभग 10 से 15 ग्राम की मात्रा आती है, और उसको यौकुट करिए और वमनोपक्वाथ में इसको रात्रि में भिगो के रख दीजिए। प्रातः काल उसको मसलिए, छानिए, उसमें शहद मिलाइए 20 ml, सेंधो नमक मिलाइए 5 ग्राम, और फिर उसके वमन करा सकते हैं। तो ये कल्प के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। संसर्जन क्रम में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। संसर्जन क्रम सिर्फ चावल का नहीं होता है, संसर्जन क्रम शुक धान्य का होता है, वहां चावल भी आता है, दलिया भी आता है। यदि कफज रोग है तो उसमें आप दलिया का पेय बनाइए, ये जो गेहूं का दलिया बनता है उसका पेय बनाइए। और यदि कफज व्याधि है, वातिक व्याधि है, तो चावल का पेय बनाइए। पेय में 14 गुना पानी, बिलेपी में 6 गुना पानी, यूस में 14 गुना पानी। इसी प्रकार अगर आप मांस रस भी देते हैं उसमें भी 14 गुना पानी दिया जाता है। तो पेशेंट को बोलिए कि 50 ग्राम चावल और 4 गिलास पानी। अब आप चावल जब पक जाए तो ऊपर का पानी ले लीजिए, ये पेय हो गई। बिलेपी में 6 गुना पानी है, यानी 4 गिलास की जगह 2 गिलास डालिए। ऐसे पेशेंट को प्रैक्टिकली बताना चाहिए। ऐसे कई विधियां बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन चूंकि ये प्रश्न उत्तर से संबंधित कार्य है इसलिए मैं ज्यादा न बोलूंगा। वस्ती के बारे में भी थोड़ा समझना चाहिए। वस्ती में लोग देने में डरते हैं, क्योंकि चरक ने लिख दिया है कि 1 मुहूर्त तक यदि वस्ती वापस नहीं आती तो प्राण रहे। निरूह वस्ती के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल अनुभव में देखा है। अगर वस्ती रुक भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप वर्ती लगा करके या विरेचन द्रव्य देकर बाहर निकाल सकते हैं। और वैसे भी निरूह वस्ती सदोष निहलात, जो दोषों को निकाले, ये निरूह, ऐसी निरूह वस्ती में तीक्ष्ण द्रव्य पड़े रहते हैं, जैसे गोमूत्र है, एरण्य तैल है, कुटकी है, मदन फल, ऐसे तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं, इसलिए इसका निकलना तो आवश्यक है। लेकिन आस्थापन वस्ती वह स्थापना आयु स्थापना द्वा स्थापनम, जो आयु का स्थापना करे। तो ये वस्ती जो आस्थापन वस्तियां हैं, ये जितनी यापन वस्तियां हैं वो आस्थापन है। जिसमें मुलैठी, अश्वगंधा, शतावरी ऐसे ब्रह्मण द्रव्य पड़े हुए हो, वो आस्थापन है। अगर ये आप आस्थापन वस्ती ना भी निकले तो कोई चिंता की बात आपको नहीं करना है। वैसे ही अनुवासन वस्ती के बारे में बताना 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। लोग जो है मात्रा वस्ती याद रखते हैं 60 ml। अब वो 60 ml उन्होंने दिया और विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स वो बाहर निकल आई, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ना इसका कोई लाभ मिलता है, क्योंकि परिभाषा ही में कहा है अनुवसन्नपन दूषित अनुदूषुंगादीयति इति अनुवासनम। जो आसन बना के 12 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा तक रुके और अगर ये वापस भी नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो हम मात्रा को कम कर सकते हैं। आप 60 की जगह 30 ml दे सकते हैं। आप 240 ml जो 24 तोला बताई है वो तो देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विदिन हाफ एन आवर वो वापस आ जाती है। तो इस तरीके से हमको यहाँ ध्यान रखना है वस्ती के संदर्भ। वैसे नस्य में देखिए, नस्य में आभ्यंतर स्नेहपान का उल्लेख नहीं है। न वस्ती जब लगाते हैं, वस्ती के पहले भी आभ्यंतर स्नेहपान और शोधन का कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ वमन और विरेचन के लिए आवश्यक है शोधन और संसर्जन क्रम। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूं कि संशोधन मुख्य रूप से वमन विरेचन है, क्योंकि इसमें पूर्व कर्म भी है और पश्चात कर्म भी है। नस्य कर्म भी मैंने बताया कि शोधन नस्य देना है तो उसके पहले स्नेह नस्य दीजिए, क्योंकि आभ्यंतर स्नेहपान तो करा है नहीं। तो अगर शोधन नस्य अवपीड़न या धमापन दे रहे हैं तो 2 दिन स्नेह नस्य करिए अनुतैल से, और तीसरे दिन शोधन नस्य करिए अवपीड़न या धमापन से। और फिर आप 21 दिन तक इसको आप कर सकते हैं। सुसुप्त 21 दिन तक लिए कहा है, और यह भी कह दिया है कि जब तक रोगी ठीक ना हो तब तक नस्य कर्म कराना चाहिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न रहे पंचकर्म से संबंधित। अभी रोगों के बारे में चर्चा नहीं करना है, क्योंकि मैंने रोगों के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है। अब पंचकर्म के बारे में आपके जो प्रश्न है वो आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ डॉक्टर नमी। हेलो हेलो डॉक्टर नवीन, मेरी आवाज आ रही है? मैं कुछ प्रश्न लेता हूं। और ओके। एक सवाल है, डॉक्टर पद्मा पूछती है, हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट विद वात कंटक। ये देखिए, अभी आप डिजीज से संबंधित क्वेश्चंस ना लें तो ज्यादा अच्छा है। आपके प्रश्न जो है वो पंचकर्म से संबंधित हो। यस, वन क्वेश्चन डॉक्टर जतेंद्र वर्मा पूछते हैं कि वात कंटक पूछा है ना, वात कंटक जी, वात कंटक में पूछ रही हैं कि कैसे मरीज को हम ट्रीट करेंगे जब उसके कैल्केनियल बोन का साइड बाय साइड ग्रोथ हो गया हो, और
यदि कोई पैथोलॉजी हो वात कंटक की और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, उसको चलने में भी और घूमने में भी परेशानी हो रही है, तो कैसे पहले यूज आइए करेंगे? वात कंटक समझ लीजिए। रुक पादे विस्मन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा यथा गुल्फम आश्रित तमाहुर वात कंटकम। ये गुल्फ संधि में होता है, और ज्यादा अत्यधिक श्रम करना, अचानक सीढ़ियों से पैर अचानक गिर जाना, उसकी वजह से वात कंटक होता है। निश्चित रूप से जो आप हील वाली बात कह रहे हो कैल्किनियम की, वो बात दूसरी है। गुल्फ जो है, गुल्फ संधि में शोफ जब हो जाता है अभिघात जन, उसको वात कंटक बोलते हैं। और इस वात कंटक में दशांग लेप लगाएं, वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन और पत्रपिंड स्वेद भी इसमें लाभ करता है। और औषधियों में पिपली चूर्ण और सुंठी चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर के एक एक चम्मच 2-3 बार दिन भर में इसका सेवन कराएंगे तो वात कंटक में आपको आराम मिलेगा। चलिए, आप पंचकर्म से संबंधित प्रश्न करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक शालू घर का सवाल है सर कि नस्य और शिरोधारा को क्या एक साथ दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक साथ दोनों मार्ग से स्नेह नहीं दिया जाता। जैसे अगर आप अनुवासन वसी लगा रहे हैं तो भी नस्य कर्म नहीं कराना है। तो नस्य कर्म और शिरोधारा अगर प्रतिमर्श आप नस्य कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शोधन नस्य कर रहे हो तो पहले शोधन का क्रम कर लीजिए, उसके बाद शिरोधारा कराइए, या शिरोधारा पहले कर लीजिए बाद में नस्य कराइए। सर एक सवाल है स्वाति जायसवाल जी का कि क्या कोविड-19 के समय पर संशोधन कराना है या नहीं है? ये और कई लोगों ने पूछा है। अगर आप निश्चिंत हो जाएं कि पेशेंट कोरोना नेगेटिव है तो आप करा सकते हो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? तो ये कंफ्यूजन वाला विषय है। लेकिन जहां ग्रीन जोन है वहां तो करा सकते हैं, लेकिन रेड और ऑरेंज जोन में तो रिस्क नहीं उठाना चाहिए। जी। और ये एक जतेंद्र वर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर स्नेहपान का डोज में बड़ा कंफ्यूजन है अबाउट शोधना समना ब्रह्मणा स्नेह डोज अकॉर्डिंग टू वेरियस आचार्य। इनका कहना है कि सर डोज जो है वो बड़ा कंफ्यूज करता है, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग बताया, तो कैसे किसको फॉलो करें, इनका ये सवाल है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। आचार्यों में कोई मतभेद नहीं है, सब ने समान मात्रा बताई है, और मात्रा का उल्लेख तो है ही नहीं कहीं जगह। सिर्फ जो है ये बताया कि 6 घंटे पचने वाली, 12 घंटे में पचने वाली, 24 घंटे, ऐसा बताया। और आत्र महाकृष्ण मर्दाहम चा प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा हृस्वा स्नेह मात्राम जनाम प्रति। प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा। 24 घंटे में पचने वाली उत्तम, मध्यम 12 घंटे और 6 घंटे हीन मात्रा कहलाती है। और एक मात्रा होती है ह्रस्व ह्रस्व से ह्रस्व, और ये लगभग 2.5 तोले की मात्रा होती है। तो ये आपको खुद तय करना है कि कितनी मात्रा आपको देना, क्योंकि ml और तोला में तो कभी वहां वर्णन है ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि अगर मृदु कोष्ठी है तो आप जो है 30 ml से आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करें। और ये भी जरूरी नहीं है कि आज 30 दिया तो कल 60 देना है, ये परसों 90 देना है। रोग के आधार पर उसके लक्षणानुसार आप स्नेह मात्रा का संयमित करें। आप जरूर नहीं कि बढ़ाते हुए क्रम में दें। और ये भी बताऊं मैं आपको, कहीं भी बृहत्त्रयी लघुत्रयी में ये नहीं लिखा है क्रमबद्ध देवें, बढ़ा के देवें, आज 30 दिया तो कल 60 दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ बंगशेन का एक रेफरेंस है। लेकिन इस मत से मैं सहमत हूँ कि वर्धमान क्रम में ही देना चाहिए, क्योंकि एक ही मात्रा देंगे तो वो साथ में हो सकती है। इसलिए पहले 30 ml पर 60 ml मृदु कोष्ठी के लिए। यदि मध्य कोष्ठी है तो उसकी मात्रा आप 60 या 50 ml से चालू करिए। और अगर क्रूर कोष्ठी है तो 80 to 90 ml से आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सम्यक स्नेह के लक्षण निश्चित रूप से मिलेगा। और ये भी बता दूं, परीक्षण आपको कोष्ठ परीक्षण तो बहुत सरल है। गुणम इक्षुरसम वस्तु क्षीरम मोलिडितम नदी पायसम कृषा सर्पे काश, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप गर्म दूध गाय का आप रात को पिला दीजिए। सुबह यदि मोशन हो जाए अच्छी तरह तो समझ लीजिए मृद कोष्ठी है, बहुत कम हो तो मध्य कोष्ठी, नहीं हो तो क्रूर कोष्ठी। ऐसा परीक्षण करके यदि आप अभ्यंतर स्नेहपान कराएंगे तो सम्यक स्नेह के लक्षण आपको निश्चित रूप से मिल पाएंगे। तो आशा है आपको समझ में आ गया। और नवीन उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि सर बस्ती के पूर्व रात्रि अल्प संशोधन देने के लिए आपने बताया है, तो क्या काल बस्ती क्रम में प्रतिदिन रात्रि विरेचन औषध देना चाहिए? ये मैंने अनुवासन के लिए बताया था। अनुवासन बस्ती चूंकि कम से कम 24 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा तक रुकना चाहिए। लेकिन सामान्यतः अगर विबंध वाला पेशेंट है और हमने प्रातः उसको 30 ml भी लगाई या 50 ml या 60 ml भी लगाई, तो चूंकि वहां जब बस्ती जाएगी तो इरिटेशन पैदा करेगी, वो वापस मल सहित स्नेह बाहर निकाल आएगा।
इसलिए मैंने बताया था कि जब भी अनुवासन वस्ती लगावें, अगर क्रमशः आप काल वस्ती, कर्म वस्ती, योग वस्ती दे रहे हैं तो उसमें शोधन वस्ती ऑलरेडी आप दे रहे हो, तो वहां जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ अनुवासन आप लगा रहे हो, मात्रा वस्ती लगा रहे हो, तो रात्रि में हल्का त्रिफला चूर्ण या हरड़ चूर्ण दे दीजिए ताकि प्रातः अच्छा मोशन हो जाए। और उसके बाद यदि आप ये अनुवासन वस्ती लगाएंगे, मात्रा वस्ती लगाएंगे, तो उसका धारण काल बढ़ जाता है। इसलिए मैंने वहां बताया था। एक साईं राम जी का एक सवाल है सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो? अगर आ किसी रही को आ बुखार रही हो जाए पंचकर्म कराने के दौरान तो क्या करना चाहिए, कब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें? फिर से बोलिए जरा। ये कह रहे हैं कि अगर किसी मरीज को पंचकर्म कराने के दौरान फीवर आ जाए तो कब से ट्रीटमेंट रीस्टार्ट करना चाहिए? निश्चित रूप से अगर फीवर हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसे कारण आते हैं, तो अब उसमें पंचकर्म माने यदि वमन करा रहे हो तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए और फिर से आप 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अभ्यंतर स्नेहपान करके अब दीजिए। आप फीवर के दौरान वमन विरेचन कराना उचित नहीं होता है। आप रेस्ट करिए, उसको छोड़ दीजिए और फिर से अभ्यंतर स्नेहपान करें। ये अलग बात है कि पहले हमने 7 दिन अभ्यंतर स्नेहपान किया था, हो सकता है कि दोबारा जब अभ्यंतर स्नेहपान करेंगे तो 3 दिन में ही सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाए, क्योंकि पेशेंट बार बार 7 दिन का वेट नहीं करेगा। इसलिए सद्य स्नेहकारी द्रव्य जो आप दे सकते हैं, जो भी स्नेह दे उसमें सेंधा और नमक मिला दे, तो सेंधा नमक से सद्य स्नेह के लक्षण जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। श्वेता दीवान जी पूछती है कि अक्षर स्नेहपान की जगह और स्नेह योग कोई बता दीजिए सर, कोई स्नेह योग हो तो वो बताइए, उनको कोई और। देखिए, आभ्यंतर दृष्टिकोण से अच्छपान और प्रविचारणाएं 2 प्रकार के आभ्यंतर स्नेहपान है। अच्छपान का मतलब होता है शुद्ध तैल या शुद्ध घृत। अब यहाँ शुद्ध घृत का मतलब ये नहीं है कि तिली तैल आप बाजार से लाइए और उसको आभ्यंतर स्नेहपान कर दीजिए। पहले आपको मूर्छन संस्कार करना पड़ेगा, उसके बाद आप आभ्यंतर स्नेहपान इनका कर सकते हैं। इसको अच्छे बोलते हैं। इवन नारायण तैल, त्रिफला घृत, पंचतिक्त घृत, इसका जो आभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं वह भी अच्छपान के अंतर्गत आता है। कई लोग कहते हैं कि भाई पंचतिक्त में पंचतिक्त द्रव्य पड़े हुए हैं तो ये अच्छपान नहीं है, लेकिन चक्रदत्त ने, चक्र और ढढ़न ने, सभी ने ये बात स्पष्ट की है कि अगर सिद्धित तैल और घृत है वो भी अच्छपान की श्रेणी में आता है। अब प्रभुचारणाएं जो जरूरी हो गई वो इसलिए कि कई लोग जो है स्नेह पीने से द्वेष रखते हैं। आप अभ्यंतर स्नेहपान पिलाएंगे तो रोगी पी नहीं पाता, इसलिए दूध के साथ सबसे बढ़िया दूध में स्नेह मिला के पिलाइए। या दूसरा जो मेरा अनुभव है वो है यूस। आप मूंग दाल का यूस बना लीजिए और उसके साथ या उसमें मिला करके आप अभ्यंतर स्नेहपान कराएंगे तो पेशेंट बड़े अच्छी ढंग से ले सकता है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि ज्यादातर आप एक सवाल में फेसबुक में भी चूंकि सवाल आ रहे हैं तो मैं बोलिए बोलिए। जी, फेसबुक में एक सवाल आया है दीपाली कोहली का, सर योग वस्ती और कटी वस्ती कैन बी गिवन एट द सेम टाइम, क्या हम इसको एक साथ एक समय दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट बार बार नहीं आता, मुश्किल से वो 10 दिन समय, 11 दिन समय निकाला है, तो कटी वस्ती भी दे सकते हैं और अनुवासन वस्ती भी दे सकते हैं। उसका क्रम ये रहेगा, पहले कटी वस्ती दे दीजिए और उसके बाद आप अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। नंदा सेठी पूछती हैं कि सर पंचकर्म का बेस्ट सीजन कौन सा होता है? बहुत ही आसान सवाल पूछा है आपने। नहीं, आसान नहीं है, कठिन प्रश्न है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम ऋतुओं का वेट करेंगे ना कि बसंत ऋतु आएगी तो ही हम वमन कराएंगे या शरद ऋतु आएगी तो ही विरेचन कराएंगे, तो पेशेंट आपका इंतजार नहीं करेगा। ये तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से बताया है कि परावर्त ऋतु में वस्ती का प्रयोग, जो बसंत ऋतु में वमन का प्रयोग और शरद ऋतु में विरेचन का प्रयोग, ये स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से है। अब जैसे नस्य कर्म में बताया है कि अगर बादल छाए हो, पानी बरस रहा हो तो नस्य कर्म नहीं कराना। शास्त्र कहता है कि कराना, आप उस कमरे में वैसी व्यवस्था कर दीजिए, वैसा वातावरण उत्पन्न कर लीजिए। जैसे अधिक ठंडे में आप स्नेहन कर्म नहीं करना, नस्य कर्म नहीं करना, तो पेशेंट वेट थोड़े ना करेगा। आप उसमें थोड़ा गर्माहट पैदा कर लीजिए, कहीं पर सिगड़ी जला दीजिए, वातावरण को मैनेज करते हुए आप पंचकर्म करा सकते हैं। जी, एक सवाल आया है रितिका मंजुला, सर रुक्षण कर्मा इन पूर्व कर्मा इज पूर्व कर्मा, आई थिंक शी इज आस्किंग। क्या फिर से रिपीट करिए? रुक्षण कर्मा
ये मेरे समझ में सवाल पूरा नहीं, इट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। मैं आगे सवाल लेता हूँ। हाँ। श्री सर प्लीज बताएं कि कर्म काल योग अवस्थी का इंडिकेशन क्या है, निधि कर्म। बिल्कुल, ये देखिए, ये रोग और रोगी की अवस्था अनुसार, बहुत क्रॉनिक रोग है तो काल अवस्थी दीजिए, मध्यम रोग है तो सॉरी कर्म अवस्थी दीजिए, ज्यादा क्रॉनिक है। और यदि मध्यम प्रकार का रोग है तो 16 बस्तियों का काल अवस्थी दीजिए, योग बस्ती दीजिए 8 बस्ती। ये आपको तय करना है कि पेशेंट को किस प्रकार कितनी मात्रा में बस्ती देना। ऐसा निर्देश कहीं नहीं है कि कर्म बस्ती यहाँ इस रोग में करें या योग बस्ती इस रोग में, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है और मेरा अनुभव ही बताता है। लेकिन एक बड़ी मजेदार एक बात बता सवाल रहा है, तमक श्वास में वमन कैसे करें अगर पेशेंट स्नेह पान में घी या तेल की स्मेल से वॉमिटिंग करने लगता हो तो? ये होता है कई बार क्योंकि पहले से ही श्लेष बढ़ा हुआ है हेलो और आपका स्नेह पान में कभी कभी ये लक्षण मिल सकते हैं। हेलो तो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू न करके 2-3 दिन न दे करके और उसके बाद अनुपान के साथ प्रवचारणाओं के साथ अभ्यंतर स्नेह पान कराएंगे तो यह कंडीशन नहीं आती है। और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें स्नेह पान में तो पेशेंट को लेने में तकलीफ नहीं है। और यदि मुद्ग यूज जो मैंने बताया यूज के साथ देंगे तो इस प्रकार की कोई तकलीफ पेशेंट में नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, सोमलता फांड आप तैयार रखिए। कभी कभी पेशेंट को अभ्यंतर स्नेहपान के दौरान या कफ वर्धक जो खिचड़ी देते हैं उसको देने से श्वास वेग आ जाते हैं, तो ऐसे समय में आप जो है इसका सोमलता फांड को बार बार सेवन कराएं तो रोगी को कंट्रोल रहेगा और पेशेंट लेगा। वैद्य अमरनाथ जी पूछते हैं कि यदि रोगी स्नेह द्वेषी हो और विरेचन भी न ले पा रहा हो तो क्या स्नेह बस्ती के द्वारा स्नेहन किया जा सकता है? नहीं, इसका उल्लेख है कई जगह, कई लोग करते भी हैं अनुवासन बस्ती दे करके। लेकिन जो अभ्यंतर स्नेहपान का उपयोगिता है वो अनुवासन बस्ती की नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम अभ्यंतर स्नेहपान लेते हैं तो उसमें अग्नि की क्रिया होती है, जठरानी क्रिया होती है, उसके हिसाब से आवश्यक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं। जबकि अनुवासन बस्ती हालांकि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तक इसका प्रभाव पहुंचता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हाँ, अब पेशेंट नहीं ले सकता है तो फिर अनुवासन बस्ती दे करके संबंधित चिकित्सा आप कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न है, वाई सर अभ्यंग स्वेदन कटी या ग्रीवावस्थी देने के बाद अखिला पूछती है व्हाई डज पेशेंट कंप्लेंट ऑफ इंक्रीज्ड पेन? कभी कभी पेशेंट में पेन क्यों बढ़ जाता है 2-3 दिन के बाद? वो इसलिए है कि मान लीजिए हम धारण काल जनरली 45 मिनट 50 मिनट बताते हैं और मान लीजिए ग्रीवा स्तंभ का पेशेंट है और उसको लेटाया आपने तो निश्चित है वो लेट तो जाएगा, लेकिन अचानक उठने पर उसको वेदना प्रारंभ हो जाती है कभी कभी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रोगी के अवस्था अनुसार समय का निर्धारण करें। ऐसा नहीं कि नहीं हमको 45 मिनट ही कराना है और पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं हमेशा कहता हूं कि कटिबस्ती पत्रपिंड कटिबस्ती या ग्रीवा बस्ती जो देते हैं या जानू बस्ती देते हैं उसके पश्चात फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वो नहीं आएगी। पत्रपिंड करना जरूरी है, फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। वैद्य राजकुमार परिहार जी पूछते हैं कि सर रसायन से पहले शोधन हरित इत्यादि चूर्ण से ही करें जो चरक ने बताया है या क्लासिकल शोधन करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही है। अगर आपको रसायन बाजीकरण औषधि देना है तो ये चरक ने रसायन अध्याय में पहले ही कहा है, हरित की नाम चूड़ानी सैंधवा अमल के गुणम वचा बेटंग रजनी पिपली विश्व भेजम। तो ये लेकिन देने से जो अपेक्षित शोधन होना चाहिए वो होता नहीं है। अगर कोई वमन विरेचन नहीं करा पाता तो इस औषधि को दे करके थोड़ा शोधन आप कर सकते हो, लेकिन पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम कफांतम जब एक माह हो ये लक्षण योग से प्राप्त नहीं होते। एक सवाल आया है, इसलिए क्लासिकल वमन विरेचन कराने के बाद ही शोधन करना चाहिए। स्नेहा पूछती है कि सर वमन कर्म के बाद कभी कभी बात का कोप हो जाता है, सिरसूल है, वक्त्रशोष है, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें सर?
ये देखिए क्या पूछती हैं? धातु क्षात वात वृद्धि ही, जब वमन कराएंगे, अगर आपने ढंग से वमन नहीं कराया गया या ज्यादा मात्रा में दोष निकल गए तो निश्चित रूप से ऐसे लक्षण मिल सकते हैं। तृण मोह मूर्छा अनिल कोप निद्रा बलादि हानि बमने अति जस्यात्। तो आपको वमन विधिवत पित्तांत कराना है, अतियोग न हो। अतियोग अगर अयोग जन्य है, दोष बाहर नहीं निकले हैं, तो निश्चित है शरासुर जैसे लक्षण मिलते हैं। तो तज्जन अगर ऐसे लक्षण मिल भी जाए तो लक्षण अनुसार चिकित्सा आपको करनी चाहिए। सर ये ईशा सूरी जी पूछती हैं कि सर क्या हम ओपीडी लेवल पे संशोधन को कैसे करें सर? देखिए अभी मैं बॉम्बे में हूँ और यहाँ यही प्रश्न था, कोई बेड है नहीं है, कैसे कराएं। हमने इसका रास्ता निकाला, अभ्यंतर स्नेहपान हम दे देते हैं, उसको नाप करने के लिए एक शीशी भी दे देते हैं कि आज 30 ml लेना है, कल 60 ml लेना है। ये उनको समझा देते हैं कैसे लेना है, अनुपान के बारे में बता देते हैं और टोटल 500 ग्राम अभ्यंतर स्नेहपान की औषधि दे देते हैं। और डेली उसको बोलते हैं कि आप 8-9 बजे जब स्नेह पियोगे 8 बजे, उसके पहले आप टेलीफोन से हमसे बात करो और उसके आधार पर हम मात्रा उसको डिसाइड करते हैं। सिर्फ जहाँ स्वेदन कराते हैं वहां अभ्यंग और वहां उसमें मुश्किल से आधा घंटा लगता है, तो आधा घंटे के लिए पेशेंट जो है एक दिन आ सकता है। वमन के दौरान जरूर हम बुलाते हैं पेशेंट को, 4 घंटे 3-4 घंटे उसको रखते हैं, उसके बाद उसको घर जाने देते हैं, लेकिन उसे टेलीफोनिक कांटेक्ट हमारा हमेशा बना रहता है। विरेचन कराते हैं तो विरेचन कल्प दे देते हैं, उसको घर में बनाइए, कैसे बनाना है ये समझा देते हैं। सुबह 9 बजे लिया, 9:30 बजे वो हमको फोन करेगा या आप खुद करिए, फोन करिए कि मोशन कैसे हो रहा है। 10 बजे करिए, 10:30। अगर मोशन ढंग का नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं परीक्षा विधि रस मिला लीजिए या कैस्टरॉल मिला लीजिए। तो आपका पेशेंट का जो कांटेक्ट है बाय टेलीफोन, यदि ये होता रहे तो आप कर सकते हैं। और ये हमने बॉम्बे में किया हुआ है। पेशेंट हमारे यहाँ कोई बिस्तर नहीं है तो भर्ती नहीं करते, लेकिन प्रतिदिन वमन या विरेचन या बस्ती के संदर्भ में तो कुछ है ही नहीं। आधा घंटे की प्रॉब्लम है, आधा घंटा आएगा और करा के चला जाएगा। तो आप ओपीडी लेवल में भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जो आप बताएं, समझाएं कि आप ये नहीं करना है, अब घर में रह करके ही बड़े हैवी वर्क करने लगे तो निश्चित है व्यापक होंगे। तो जितने अयोग्य चीजें हैं, अष्ट महादोष कर भाव उच्चैर भाषम रथ शोभम अति संक्रमणासने अजीर्ण आहित भोज्य चा दिवा सुप्रम चमयत्रम या उष्णोद कोपचारी साध ब्रह्मचारी क्षपास्या, ये सारी बातें उसको समझा देना चाहिए, तो आप कर सकते हो। ये कल्पना गंगवार जी पूछती है कि सर कभी कभी आफ्टर स्नेहपान some patients shows both lakshan, that is nausea and also loose motions after third day. So how to decide those मार्ग, ये ऊर्ध्व है या अधो है, कैसे डिसाइड करेंगे सर? बिल्कुल सही है, ये होता है कई पेशेंट में कि 2 दिन तो ले लिया, तीसरे दिन उसको नासिया टाइप का डेवलप होने लगता है। तो थोड़ा से आप व्यवस्था करिए, जैसे नींबू पानी की व्यवस्था करिए, नींबू पानी आप दे उसको पेशेंट को तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। या मात्रा को मत बढ़ाइए, अगर ज्यादा नासिया हो रहा है तो मान लीजिए कल आपने 25 ml दिया है तो 25 ml ही दीजिए और उसको किसी चीज में मिला के दीजिए, जैसे मैंने बताया मुद्गियों से मिला के दीजिए, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जरूरी नहीं है कि आप स्नेह को बढ़ाएं, आज 60 ml दिया तो कल हम 100 देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पेशेंट को देखते हुए। दूसरा, अदरक की चटनी थोड़ा बीच बीच में आप चटाइए, लौंग इलायची अजवाइन ये बार बार चटाइए, तो पेशेंट को आराम मिलता है। और शुद्ध घी अच्छे पान का प्रयोग करते हुए प्रवचारणाएं दीजिए। नवीन जी, उन्हीं का सर दूसरा सवाल है, वही दूसरा सवाल करती हैं कि क्या सर जलोदर और जॉन्डिस में स्नेहपान विरेचन से पहले कराना चाहिए? भैया कामला रोग तो जॉन्डिस में तो इतने अभ्यंतर स्नेहपान चरक और शिशु में वर्णित हैं कि आप किसी रोग में इतने वर्णन नहीं है जितना कि कामला में है। तो चूंकि हम शुद्ध घृत नहीं दे रहे हैं ना, या तो पंचतिक घृत से अभ्यंत सिद्ध करते हैं, कल्याण घृत भी बहुत सारी औषधियां उसे सिद्ध कर देते हैं। तो हो सकता है उनके सिद्ध करने से जो कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ाने की प्रक्रिया है वो नहीं होती है, इसलिए अभ्यंतर स्नेहपान बिल्कुल करा सकते हैं। रहा जलोदरारी, जलोदरारी में नित्य में विरेचन, वहां नित्य दोषाति मात्रोपचार स्रोतो मार निरोधना संभवम तस्मा नित्य में विरेचन कराना है वहां। तो आप हिरण्य भ्रष्ट हरित की आप रोज देते जाइए। बहुत तीक्ष्ण विरेचन तो उधर जो जलोदर का रोगी है वो सह नहीं सकता है,
यहाँ अपदोष की चिकित्सा करना, ये ध्यान रखें। अपाम दोष हरण्यादो प्रद्याद उदकोदरी है, मूत्र युक्तानि तीक्षणानि विविध क्षारवंतिचा दीपनीय है कफग्न से तमहारी उपाज। यहाँ वमन कराने का कोई उल्लेख जलोदर में नहीं आता है। अब दोष की चिकित्सा आपको यहाँ पर करना है। जी, वैद्य राजकुमार परिहार जी पूछते हैं कि सर आम अवस्था में अगर हम रूक्षण पहले करके बाद में स्नेहन करें तो ज्यादा आराम लगता है प्रैक्टिकली, क्या हम आम अवस्था में तेल का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मन्यास्तंभ में इनका आगे लिखते हैं कि जैसा मन्यास्तंभ में पहले रूक्षण पहले करके या डायरेक्ट पत्रपिंड स्वेद कर सकते हैं क्या सर? यह भी बिल्कुल सही है। अगर एब्जॉर्प्शन आपको बढ़ाना है तो आप रुक्ष क्रिया ग्रीवा स्तंभ में कर सकते हैं। उद्धर्तन आप कर लीजिए पिपली से या पंचकोल चूर्ण से। उद्धर्तन करने के बाद यदि आप ग्रीवा बस्ती लगाते हैं, पत्रपिंड स्वेद करते हैं तो निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब साथ में यदि आम की उपस्थिति हो तो निश्चित रूप से साथ में पंचकोल का क्वाथ, पंचकोल चूर्ण या त्रिकट चूर्ण का सेवन साथ साथ में कराएं। कई जगह तो मैंने देखा है कि जब से पेशेंट भर्ती हुआ उसी दिन से वो पंचकोल क्वाथ का सेवन करा देते हैं, क्योंकि आम तो रहता ही रहता है। कोई भी रोग हो पहले आमज होता ही होता है। तो अगर आप दीपन पाचन औषधियां साथ में देते जाएं और रूक्षण क्रिया करने के बाद यदि आप ग्रीवा बस्ती या कटी बस्ती लगाते हैं तो लाभ ज्यादा होगा। स्वाति चौहान जी पूछती है कि वमन अगर सम्यक रूप से ना हो तो क्या करें सर? ये तो हमारी आपकी गलती है। अगर हम वहां बताया है कि चतुष्पादी गलती से व्यापद होता है। आदमानम परिकर्तस्यो श्राव्य हृदगात्रो ग्रह जीवदानम सब विभ्रंसा स्तंभ सोपद्रो अयोगात योगा से दशहिता व्यापतो बता प्रेस भैषज वैद्यानाम वैगुण्यात आतुरस्या। यदि आपने मात्रा का संयोजन ढंग से नहीं किया या पेशेंट आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ही इस प्रकार के लक्षण आपको प्राप्त होंगे। मात्रा, मैं खासतौर से मदन फल पिपली की बात कह रहा हूँ। ये जो 1 भाग और 2 भाग और 4 भाग प्रचलन में है सब जगह, 1 भाग संदो, 2 भाग बचा और 4 भाग मदन फल पिपली, यहीं से गड़बड़ी चालू हो जाती है। अब 1 भाग माने कितना, 2 भाग माने कितना? तो एक प्रमाण चरक ने बता दिया कि अंतर नख मुष्टि प्रमाण मदन फल पिपली लेना चाहिए, मतलब 15 ग्राम मदन फल पिपली लेना है। इससे अच्छा वमन होगा। अभ्यंतर स्नेह पानी यदि ढंग का नहीं हुआ तो भी वमन नहीं होगा। तो आपको शुरू से अंत तक, मैंने कम से कम नहीं होगा तो 30-40 हजार वमन कराया होगा। आज तक एक भी पेशेंट में अतियोग नहीं हुआ। डॉक्टर नवीन जी जानते हैं और हमारे यहाँ रोजाना वमन होता है। आज भी मेरे शिष्यों के कई जगह हॉस्पिटल है, डेली वमन कराते, कोई इस प्रकार का लक्षण नहीं होता। लेकिन आपको पहले केवलम निरुपस्तम महामाधु निरामावस्था प्राप्त करके आप स्नेहपान करिए। सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के बाद विधि पर स्वेदन करिए। उसके बाद यदि वमन कराते हैं। और दूसरी बात, वमनोपक जो हम कृष्णा बनाते हैं खिचड़ी, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो खिचड़ी ऐसी हो जिससे कवर्धक हो। हम देते हैं 30 ग्राम चावल, 30 ग्राम जो है तिल, उड़द दाल और फिर खिचड़ी बनाते हैं और उसमें फिर दही के साथ उसको खिलाते हैं। तो इससे कफ की वृद्धि अच्छी होती है, वमन बढ़िया होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है सर। 100 लोग तो यहाँ जुड़े हुए हैं, 100-150 लोग वहां देख रहे हैं और वहां लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं एक नीतू सिंह जी का, आयुष दर्पण का प्रभाव है ये। नहीं सर, आयुष दर्पण का तो प्रभाव है, पर आपके जैसे गुरु भी तो मिले हैं सर जो इतना बढ़िया सर ज्ञान लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये अरुणा, ये एक सवाल मैं नीतू सिंह जी का ले लेता हूँ सर। मात्रा अवस्थी का ओपीडी लेवल पर बताएं कि कैसे कर सकते हैं। मात्रा कोई भी प्रश्न हो आपके मन में आ रहा हो, आप यहाँ पूछ सकते हैं, मैं उसको शामिल करूंगा जी। देखिए, शास्त्र जानता था, चरक जानते थे कि ये बात सामने आएगी, इसलिए उन्होंने मात्रावस्थी देने का उल्लेख किया। अब मात्रा का मतलब 60 ml भर नहीं होता है। जितनी देर, मान लीजिए वो एक दिन आप मान लो 60 ml आपने दे दिया और 1 घंटे में वापस आ गई, तो आप मात्रा कम कर दीजिए 30 ml। आप ओपीडी में आप इंजेक्शन जो आते हैं 50 ml वाला वो आप रखिए। उस इंजेक्शन के माध्यम से आप अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर अनुवासन में थोड़ा सेंधो मिला दें, आधा ग्राम और 1 ग्राम सौंफ, बड़ी सौंफ, ये मिलाकर के बस्ती देवे तो धारण काल भी बढ़ जाता है। तो ओपीडी में आप बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि वाह्य भंग वाह्य शोधन हो। अगर करें तो चूंकि टेबल तो आपके पास होती है, वाह्य भंग और वाह्य शोधन कर लीजिए और मात्रा बस्ती आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
राजेंद्र कुंद्रा जी पूछते हैं सर, प्रणाम, पंचतिक्त क्षीर वस्ती का इंडिकेशन क्या है? पंचतिक्त क्षीर ये परिणाम शूल, अन्नद्रव शूल और जितने भी एसिडिटी से संबंधित व्याधियां वहां देते हैं, और अस्थिगत व्याधियां जितनी हैं, अस्थि क्षय, मज्जा क्षय, ऐसी अवस्थाओं में पंचतिक्त वस्ती, क्षीर वस्ती का प्रयोग किया जाता है और बड़ी श्रेष्ठ वस्ती है। लेकिन ढंग से बनाना चाहिए, ढंग से नहीं बनाएंगे तो उतना लाभ उसमें प्राप्त नहीं होता है। उत्कर्ष वर्मा जी पूछते हैं सर, प्रणाम सर, जिस दिन वमन करना है उसके एक दिन पहले कपवर्धक आहार देते हैं वो गुरु होता है, तो क्या साथ में उसी रात अनुलोमन द्रव्य दे सकते हैं ताकि नेक्स्ट डे मोशन क्लियर रहे? और अगर दे सकते हैं तो कौन सा अनुलोमन द्रव्य दें और कितनी मात्रा में दें? ये उत्कर्ष वर्मा जी पूछते हैं सर। ये बिल्कुल सही है, जैसे मैंने बताया कि उसमें उड़द दाल, चावल, तिल, गुड़ ये सब मिला के कृष्णा का निर्माण करते हैं और दधी के साथ सेवन कराते हैं एक दिन पहले। यानी आज वमन कराना है तो एक दिन पहले, कल शाम को 7 और 8 बजे सेवन कराते हैं। निश्चित है ये श्लेष्मवर्धक है, गुरु भी होगा, पर कॉन्स्टिपेशन करेगा इसमें शंका है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आकंठ हम खिलाते हैं, पेशेंट को मोशन बढ़िया होता है। लेकिन आप सही कह रहे हो, कभी कभी वमन के दौरान भी विरेचन के वेग आ सकते हैं, तो इसलिए अगर हल्का विरेचन से मतलब छोटी हरड़ चूर्ण आधा चम्मच दे दीजिए या त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच दे दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पेशेंट का इतिहास पूछिए कि भाई आपको मोशन कैसे हो रहा है, आज कैसे हुआ, वो बोलेगा नहीं साहब मोशन सामान्य हुआ है, तो निश्चित बात है भोजन करने के बाद भी मोशन ठीक होगा। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ, आप हल्का अगर रेचन दे दे, रेचन नहीं कहना चाहिए, परगेटो हल्का से ईसबगुल दे दे, यानी या हरड़ चूर्ण दे दे, त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं। नीलेश निगम और मयूरी निगम पूछते हैं कि सर, उत्तर वस्ती में फीमेल को ऑयल या घृत कितनी मात्रा में दें और एक साइकिल में कौन सा दिन पर दें इनफर्टिलिटी के केसेस में? हाँ, ये उत्तर बस्ती के बारे में शायद आप पूछ रहे हैं। उत्तर बस्ती में जो मात्रा होती है और जो तैल होते हैं वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें दशमूल तैल की वस्ती देने का प्रावधान है, दशमूल तैल या फल घृत, और ये मात्रा 20 ml से 30 ml, 20 ml से 30 ml विजाइनल मार्ग से जब हम देते हैं, उत्तर बस्ती की बात में कह रहा हूँ, तो इतनी मात्रा आप दें। और दूसरा निरोह के रूप में कुटज और गंभारी, कुटज और गंभारी इसकी निरोह वस्ती देवें, और इससे निश्चित है इनफर्टिलिटी में बहुत ही लाभप्रद होता है। लेकिन पहले संशोधन कराएं। मेरे जितने भी पेशेंट हैं सबसे पहले वमन विरेचन और कालवस्ती, ये करीब 22-23 दिन का ट्रीटमेंट होता है। इसके कराने के बाद फिर आप उत्तर वस्ती लगाएंगे तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। निधि गर्ग जी कह रही हैं कि मात्रा बस्ती का सर धारण काल बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाएं सर, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते। हाँ, एक तो सबसे पहले रात्रि में, जिस दिन आपको सुबह मान लो मात्रा बस्ती देना है, तो रात्रि में एक हल्का रेचक करीब आधा चम्मच कैस्टर ऑयल या एरंड भ्रष्ट हरित की ये दे दीजिए, और नहीं हो तो त्रिफला दे दीजिए ताकि मोशन क्लियर हो, नंबर 1। दूसरा, जब आप बस्ती लगाते हैं तो पैरों के नीचे, जो चारपाई के नीचे थोड़ा ऊंचा उठा दे ताकि ग्रेविटेशन थोड़ा उल्टा हो जाए, ताकि वो रुके, एक चीज। दूसरा, जो पेशेंट आप देते हो तो उसमें सौंफ मिला देना चाहिए। अष्टांग हृदय का कहना यह है कि यदि अनुवासन बस्ती जल्दी आ जाती है तो सतपुष्पा चूर्ण मिलाना चाहिए। तो इसमें अनुवासन मात्रा बस्ती में सतपुष्पा चूर्ण 2 ग्राम एकदम बारीक पीस करके इसमें मिला दें। और जब बस्ती दें तो धीरे धीरे बस्ती दें, बहुत तेज बस्ती न दें, बहुत धीरे धीरे बस्ती दें, ताकि उसका अगर आप ज्यादा तेज देंगे तो क्षोभ होगा और बस्ती वापस आ जाएगी। ये 3-4 चीजें आप विचार कर ले तो निश्चित रूप से मात्रा बस्ती ज्यादा देर तक, 6 घंटा 12 घंटा तक रुकेगी। बहुत ही बढ़िया। आपके प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आए। कुछ एक सांकेत मिश्रा जी हैं, ये सर पूछ रहे हैं, बहुत ही ये काफी एक्टिव हैं। ये पूछते हैं कि आदरणीय सर, प्रतिमर्श के लिए अणु तेल और षडबिंदु में क्या श्रेष्ठ रहेगा, क्या सोचते हैं आप सर? देखिए, प्रतिमर्श नस्य के लिए अणु तेल और षडबिंदु में क्या सबसे बेटर होगा आपके हिसाब से? देखिए, प्रतिमर्श नस्य अणु तेल से ही दिया जाता है, स्नेह नस्य,
और जो षड्बिंदु तैल है वो शोधन नामन है। नामन भी दो प्रकार का है, स्नेहनम शोधनम चे भी दुग्धम नामनम स्फुटम। तो ये जो नामन दो प्रकार के, स्नेह नामन और शोधन नामन। तो स्नेह नामन अनुतैल है और शोधन नामन षड्बिंदु तैल है। षड्बिंदु तैल, वचा तैल, विडंग तैल, ये शोधन नामन है। तो जहां भी प्रतिमर्श नस्य का संबंध आता है वहां पर अनुतैल ही देना चाहिए, षड्बिंदु बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसके अलावा त्रिफलाघृत है, नारायण तैल है, इंद्रिय वर्धक तैल है, ये सब स्नेह नस्य के अंतर्गत आते हैं। और जो षड्बिंदु तैल है, वचा तैल है, विडंग तैल है, ये शोधन नामन के अंतर्गत आते हैं। वैद्य अमरनाथ जी पूछते हैं सर, ये सादर प्रणाम सर, कतिपय महाराष्ट्र के कुछ विद्वान मानते हैं कि यदि आकंठ पान के पूर्व ही वामक औषधि दिया जाए तो वामक औषधि को दोष संघात तोड़ने का ज्यादा समय मिलता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या ये उचित है। देखिए, अब मैं थोड़ा से, चूंकि अमर शुक्ला जी बड़े वरिष्ठ चिकित्सक हैं और बहुत ही जिज्ञासु है, तो मैं थोड़ा से डिटेल में बताना चाहूंगा कि क्या प्रश्न क्या था? क्या प्रश्न है कि सर महाराष्ट्र के कुछ विद्वान जो है वो मानते हैं कि यदि आकंठ पान के पूर्व ही वामक औषधि दिया जाए तो वामक औषधि को दोष संघात तोड़ने का ज्यादा समय मिल जाता है, ऐसा महाराष्ट्र के कुछ विद्वान मानते हैं। आप थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन करेंगे, क्या ये उचित है? देखिए, जहां तक सुश्रुत और वाग्भट का प्रश्न है, उन्होंने आकंठ पान करने का उल्लेख किया। आकंठ पान बमनोपक औषधि जैसे गन्ने का रस है, दुग्ध है या मुलेठी का आकंठ पान करने का व्यवस्था है, और आकंठ पान करने के तत्काल बाद औषधि दी जाती है। तो औषधि जो है, ज्यादा बात सही है, कई बार जो है औषधि देने से उल्टी हो जाती है, वो सह नहीं पाता है। तो ये अपना अपना अनुभव है। मेरा अनुभव तो आकंठ पान कराने के बाद ही आप बमन कराएंगे तो ज्यादा श्रेष्ठ लाभ होता है। चरक ने तो आकंठ पान करने का उल्लेख ही नहीं किया। इसलिए पूना में अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहां पर ये प्रथा है कि पहले आकंठ पान नहीं कराते, पहले वामक औषधि विरेचन कर पिला देते हैं और उसके फिर 10-15 मिनट बाद फिर बमनों को पिलाते हैं। मान लीजिए बमनों को गन्ने रस का पिलाना है तो पहले वो मदन फल कल पिला देते हैं और उसके बाद जो है जो कषाय जो आपको आकंठ पान कराना है वो कराते हैं। तो ये दोनों विधाएं अच्छी है, लेकिन ज्यादा अच्छा जो है, ज्यादा अच्छा ये आकंठ पान कराने के बाद विरेचन कराए तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। मुझे लगता है समय हो गया। जी सर, मुझे लगता है कि अब समय हो गया है, सवाल बहुत है। अब हम आज के लिए बहुत सवाल आ गया, काफी सवाल लिए। जय नोटियाल साहब का स्वागत करते हैं। जय नोटियाल साहब, कुछ बोलना है तो आपका वीडियो पिन कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड से जय नोटियाल हैं, कुछ बोलना चाहें तो सर अपना ऑडियो जो है वो अनम्यूट कर लीजिए। हमने आपका ऑडियो अनम्यूट कर दिया है। जी जरूर बोलिए नोटियाल जी, नमस्कार। अब कुछ डेलीगेट्स को समय दे देते हैं जो, जी बोलिए नोटियाल सर, आप बोल सकते हैं कुछ। आपकी ऑडियो म्यूट है, आप ऑडियो थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नोटियाल जी बोलिए, नमस्कार। नोटियाल जी को नमस्कार। ऑडियो म्यूट है उनका, ऑडियो अनम्यूट नहीं कर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको कोई मेरी बात ओर नहीं धन्यवाद। जी, सभी को धन्यवाद। और आप सभी ने आए, 95 लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए थे और यहाँ कम से कम 100 लोगों ने अपने कमेंट्स दिए। हमने अधिकांश लोगों के कमेंट्स को शामिल किया। और कल जो है सर का लेक्चर सर प्रवाहिका पे है, जहां तक मेरा ख्याल है, तो आप कल जो है वो जी ओके, कल प्रवाहिका पे है तो हम जी, तो कल आप सभी जो है वो पुनः 4 बजे वहां मिलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में जुड़ने के लिए और आयुष दर्पण को देखने के लिए। शाम के 4 बजे आप डॉक्टर निगम सर का लेक्चर जरूर आप फेसबुक पे देखें। और उसके अलावा उनके सारे लेक्चर्स जो है वहाँ पे लिंक्स हैं और वो धीरे धीरे उसको हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, पर लिंक सारे उपलब्ध हैं। अब डिजीज वाइज उन लिंक्स को आप देख सकते हैं, उन लिंक्स को आप शेयर करें अपनी प्रोफाइल पे। और फिर हम अगले हफ्ते एक बार इस तरह के सेशंस को प्लान करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेरी ओर से भी हार्दिक धन्यवाद सबको। नमस्कार और इसी तरह आप ज्ञान वर्धन करते रहे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते।